इवेंट्स की शुरुआत हुई जब किसी ने सेओहो कहकर पुकारा और सेओहो तुरंत हाँ में जवाब दिया। लेकिन उसे तब हैरानी हुई जब उसे कहा गया कि वो मर्चेंट्स ग्रुप का लीडर बन जाए करंट लीडर के बजाय। सेओहो ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये पोजीशन उसके बड़े भाई का हक है, उसका नहीं, खासकर क्योंकि वो परिवार का सबसे छोटा था। उसके भाई ने बताया कि सेओहो इस फील्ड में उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड है और उसी की वजह से मर्चेंट्स ग्रुप एक छोटी सी टीम से बढ़कर 3 सबसे बड़े ट्रेडिंग ग्रुप्स में से एक बना है। सेओहो थोड़ा हिचकिचाया और उस पर जिम्मेदारी का प्रेशर बनने लगा। फिर उसने इमोशनल रिएक्शन दिया और कहा कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद नहीं, उसे बिना कॉन्स्ट्रेंट्स के एक आराम भरी जिंदगी पसंद है। उसने फिर से पोजीशन लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि लीडर बनने का मतलब होगा बैंक्वेट्स अटेंड करना, झूठी पार्टनरशिप्स को खुश रखना और अगर ग्रुप की रेपुटेशन खराब हुई तो ब्लेम लेना। उसके बाद वहां सन्नाटा छा गया और सबके चेहरों पर टेंशन साफ नजर आई। थोड़ी देर सोचने के बाद और एक गहरी सांस लेकर उसके बड़े भाई ने कहा कि सेओ को वही करना चाहिए जो उसे सही लगे। उसने फिर से कहा, डू एज यू विश। अचानक सब कुछ बदल गया। हर जगह आग लग गई, फ्लेम्स फैल गई और उन्होंने सब कुछ जला दिया जो उसने अपने परिवार के साथ मिलकर सालों तक बनाया था। आग के बीच सेओ ने देखा कि उसका बॉडीगार्ड, जो हमेशा उसकी रक्षा करता था, जमीन पर मरा पड़ा था। उसने अपने दूसरे भाई को भी मरा हुआ देखा। फिर उसने बाकी के सभी लीडर्स, फाइनेंस विंग के मिस्टर जैंग, ब्रीज विंग के मिस्टर लीम, जनरल्स और दूसरे विंग लीडर्स, सबको लाशों के रूप में देखा। सेओहो स्टन्ड बैठा था, चारों तरफ अपनों की लाशों को देखते हुए उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसने तुरंत अटैकर को पहचाना, व्हाइट हेवन मर्चेंट्स ग्रुप का लीडर नमोंग कांग। वो उसकी गर्दन पर तलवार रखे खड़ा था, अफसोस के साथ कह रहा था कि उसे सेओहो को मारना पड़ेगा और उसके चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल थी। सेओहो ने सार्कास्टिकली और चैलेंज करते हुए पूछा, क्या व्हाइट हेवन ग्रुप ऑर्थोडॉक्स मुरम अलायंस के कंट्रोल में नहीं था? तो ऐसा कैसे कर सकते हो? नमोंग कांग ने जवाब दिया कि उनके सुपीरियर्स ने सुना था कि सेओहो उनके बिजनेस में बाधा डाल रहा था और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सेओ ने उनके मामले में दखल दिया पैसों के लिए। आघात के बावजूद सेओ ने स्नीयर करते हुए सार्कास्टिक रिप्लाई दिया, जिन्होंने मुझसे कंपटीशन में हार खाई, उन्होंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। तुम्हारी क्षमता की कमी और बेकार बहाने ही इसका प्रूफ है। नमोंग कांग गुस्से में आ गया और कॉन्टेम्प्ट से पूछा, क्या तुम्हारी सुनने की शक्ति चली गई है? फिर सेओ ने अपना अंतिम अटैक किया, हाथ से ग्लोइंग इंटरनल फोर्स निकालते हुए जोर से चीखा, लेकिन उसका अपोनेंट ज्यादा तेज था। सेओहो को एक पावरफुल ब्लो लगा जो उसे जोर से जमीन पर गिरा गया। वो घायल था, मुश्किल से सांस ले रहा था। अपने जख्मों के कारण उसने रिग्रेट किया कि वो अपने शत्रु से इतना कॉशियस क्यों नहीं रहा। नमोंग कांग उसके ऊपर खड़ा था और बताया कि उनका अटैक इसलिए था क्योंकि सेओहो और यूनहाई ट्रेडिंग ग्रुप एक थ्रेट बन चुके थे। उसने फेयरवेल कहा और अपनी तलवार उठाई सेओहो को फिनिश करने के लिए। सेओहो ने फैटल ब्लो रिसीव किया और रेजिस्ट नहीं कर पाया। अपनी लाइफ के अंतिम पलों में उसने डीप सोरो में सोचा, क्या मैंने जो अपने परिवार के साथ किया सब बेकार था? क्या मर्चेंट्स की जिंदगी की कोई कीमत नहीं मुरम की इस बड़ी दुनिया में? उसने रिग्रेट किया कि काश उसने मार्शल आर्ट्स पहले सीखना शुरू किया होता और काश यूनहाई ग्रुप और बड़ा और स्ट्रांग बना होता। उसने विश किया कि सर्कमस्टेंसेस कुछ और होते तो शायद इतनी डेथ नहीं होती। अचानक किसी ने यंग मास्टर कहकर उसे बुलाया और उसने आंखें खोली, शॉक्ड और कंफ्यूज्ड। उसके सामने कोई खड़ा था जो उसे डांट रहा था कि पहले दिन काम पे होने के बावजूद बीमार होने का बहाना बनाकर सो गया। सेओहो कंफ्यूज था, उसकी विजन ब्लरी थी और उसके कान प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे। फिर एक और आवाज आई, लीडर तुम्हारे बारे में वरीड है, बेड पर रेस्ट लो। सेओहो ने उस आदमी को नमोंग कांग समझा
और गुस्से में उस पर अटैक कर दिया। उसका नाम लेते हुए चिल्लाया। आदमी ने मुश्किल से अटैक से बचाव किया और उसके सिर पर मारते हुए कहा, सपने देख रहा है क्या? सेओहो को वो मार कुछ फैमिलियर लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो समझा कि वो नमोंग नहीं बल्कि वायु सुअक है, यूनहाई ट्रेडिंग ग्रुप का इंटरनल अफेयर्स हेड। सेओ स्टन था क्योंकि वायु सुअक तो काफी पहले मर चुका था। उसने पैनिक में पूछा, क्या मैं हेल में हूं? वायु सुअक ने सार्कास्टिकली रिप्लाई किया, लगता है तुम अभी तक प्रॉपरली जागे नहीं हो। उसने कहा कि जितने सालों में उसने 3 यंग मास्टर्स को सिखाया, उनमें से किसी ने भी उस पर अटैक नहीं किया। तुम बहुत स्पेशल हो जो इतना साहस दिखाया। सेओहो एम्बेरस्ड हो गया और माफी मांगते हुए कहा कि वो अभी होश में नहीं था। वायु सुअक ने उससे पनिशमेंट में रूम में जाकर वॉल की तरफ मुंह करके बैठने को कहा। सेओ ने अपने रूम के थिंकिंग चेयर पर बैठकर सब कुछ प्रोसेस करना शुरू किया। उसने वंडर किया कि वायु सुअक उसे स्कोल्ड कैसे कर सकते हैं जब वो तो मर चुके थे। फिर उसे याद आया कि जब उसने कॉमर्स सीखना शुरू किया था तो उसका पहला टास्क था लास्ट ईयर का हार्वेस्ट डेटा एनालाइज करना। उसे याद आया कैसे वायु सुअक ने उसकी रिपोर्ट की इंसल्ट की थी। सेओ ने सोचा, क्या ये सब एक नया मौका है अपने फ्यूचर को बदलने का? अपना कंपोजर वापस पाकर उसने अपने बॉडीगार्ड यंग एम को बुलाया। यंग एम तुरंत आया और रिस्पेक्टफुल तरीके से बोला कि वो पूरी तरह से ऑर्डर्स के लिए रेडी है। सेओ ने पहला सवाल पूछा, मेरी करंट एज क्या है? यंग एम हैरान हो गया और सार्कास्टिकली बोला, क्या उस ब्लो ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? फिर उसने जवाब दिया, आपका 15th बर्थडे तो कल ही था। सेओ शॉक में था। उसने बार बार रिपीट किया, 15 साल के? वो डिसबिलीफ में था क्योंकि वो तो 39 साल का था। यंग एम ने देखा कि सेओहो का बिहेवियर अजीब हो रहा है तो उसने सोचा, क्या साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? सेओहो ने अपने हाथों को देखा, न कोई स्कार न कोई रफनेस। कंफर्म हो गया कि वो वापस अपने जवान रूप में आ गया है। फिर उसने खुद को छुपाकर टेस्ट किया कि क्या वो सपना तो नहीं। जब उसे शार्प पेन महसूस हुई तो उसे समझ आ गया, ये रील है। जब यंग एम ने पूछा कि वो क्या कर रहा था तो सेओहो ने जवाब दिया कि उसे दर्द हो रहा है। इस पर यंग एम गुस्से में और थोड़ा सार्कास्टिक होकर बोला, अगर खुद को मारोगे तो दर्द तो होगा ही। सेओहो अभी भी शॉक में था, बार बार बोल रहा था कि वो तो मर चुका था। उसने अपनी पुरानी पेनफुल यादें याद की जिसमें उसके पूरे परिवार को उसके सामने मार दिया गया था और जब व्हाइट हेवन मर्चेंट्स के लीडर की तलवार उसकी गर्दन में घुसी थी। उसने अपनी गर्दन झुकाई और फिर से पेन फील किया जो बताता था कि सब कुछ असली था। सेओहो स्टन था, शॉक्ड और अमेज्ड भी, क्योंकि उसे पूरी तरह से रियलाइज हो चुका था कि वो पास्ट में वापस आ गया है। लेकिन वापस आने के बाद भी उसकी मासकर वाली यादें बिल्कुल क्लियर थी और जब उसने अपना हाथ गर्दन पर रखा तो पेन फिर से आया, जैसे वो मोमेंट अभी भी उसके अंदर जिंदा हो। इसी इंटेंस मेमोरी के साथ उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि अब वो दोबारा वैसा कुछ होने नहीं देगा। उसके पास पूरे पास्ट की यादें थी और वो जानता था कि कैसे उन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है। इस बार वो अपने हर एक्सपीरियंस का यूज करेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा और मुरम अलायंस का सामना करेगा, लेकिन और भी ज्यादा पावर के साथ। तभी उसे कुछ इंपॉर्टेंट याद आया और उसने तुरंत यंग एम को बुलाया और कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या तुम श्योर हो कि कल ही मेरा 15th बर्थडे था? जैसे ही यंग एम ने हाँ कहा, सेओ ने तुरंत ईयर्स कैलकुलेट किए और तब उसे पता चला कि उस खौफनाक इंसिडेंट होने में सिर्फ एक ही वीक बचा है। सेओ ने तुरंत यंग एम को कहा कि हमें अभी एक्शन लेना होगा, बिना किसी को बताए कुछ प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेने होंगे। यंग एम कंफ्यूज हो गया और बोला कि लगता है सेओहो एडोलेसेंस के फेज से गुजर रहा है, लेकिन सेओ ने स्ट्रांगली डिनाई किया। तभी कही और एक डार्क कपड़ों में छुपा हुआ आदमी अपने वेपन्स की तैयारी कर रहा था। उसके आसपास के लोगों ने उससे पूछा कि क्या वो श्योर है जो करने जा रहा है।
तो उस आदमी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसे सब पता है। दो लोग सेओ के बारे में बात करने लगे कि वह यूनाई ट्रेडिंग ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर है और अब उसने ट्रेड मैटर्स सीखने शुरू कर दिए हैं। एक ने कहा कि उसका बॉडीगार्ड भी काफी स्किल्ड है मार्शल आर्ट्स में। दूसरे ने पूछा, क्या तू पकड़ा नहीं जाएगा? तो उसने कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, एक बीमार बच्चा जो बिना स्टिक के चल नहीं सकता, उससे क्या डरना। और उसने कहा कि अगर यंग एम प्रॉब्लम बनेगा तो वो उसे भी मार देगा। अगर कोई विटनेस बचा तो उसे भी खत्म कर देगा। दूसरे ने थोड़ा ताना मारते हुए याद दिलाया कि पहले वो खुद उस फैमिली में सर्व करता था। लेकिन उस आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, यूनाई ग्रुप के सबसे छोटे सेओ का मुकद्दर तो वैसे भी अर्ली डेथ ही है। अगर मैं उसकी तकलीफ खत्म करके उसे जल्दी मार दूं तो शायद उसके लिए अच्छा ही होगा। और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हो सकता है अभी इस वक्त वो खुद भी मरने का इंतजार कर रहा हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। यंग एम सेओहो को बुला रहा होता है। दोनों बर्फ भरी जगह में होते हैं। सेओहो अपने सर्वेंट के कंधों पर बैठा होता है, हाथ में बाइनोक्यूलर्स लेकर। वो मजाक में बोलता है, मैं तो एक कमजोर आदमी हूं, थोड़ा एक्सरसाइज और एक्सप्लोरेशन के लिए निकला हूं। यंग एम कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, हम ढूंढ क्या रहे हैं? सेओहो अपने मन में सोचता है एक अजीब फ्रूट के बारे में और बोलता है, मैं पूरे रीजन का बेस्ट मिरेकल क्योर ढूंढ रहा हूं। तभी उसकी नजर एक खून के दाग पर पड़ती है और उसे अपनी पास्ट लाइफ की पेनफुल मेमोरी याद आती है, जब उसका बॉडीगार्ड सेवियरली इंजर्ड था और उसे भागने को कह रहा था। सेओहो ने उस वक्त कहा था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन यंग एम ने कहा था, यह मेरा फर्ज है, मैं अटैकर्स को रोकता हूं, तुम भाग जाओ। अगर मेरी जान जाकर तुम बच गए तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। उसने उदासी से याद दिलाया, बचपन से तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी, क्या मेरी मौत को भी बेकार बना दोगे? तब तक एनिमीज पास आ चुके थे, चिल्लाते हुए, पकड़ो उन्हें। यंग एम रेडी हो गया उनसे लड़ने के लिए और बोला, जिंदा रहना सेओहो, मुझे यकीन है कि अगर तुम जियोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। सेओहो को याद आया कि उसकी पास्ट लाइफ में सिर्फ दो लोगों पर उसे पूरा भरोसा था। पहला, उसका पर्सनल बॉडीगार्ड वायु योंग और दूसरा, उसका लॉयल सर्वेंट बाल, जो उस वक्त ठंड से कांप रहा था जब उसने सेओहो को उठाया हुआ था। सेओहो डिसाइड करता है कि उस मिरेकल क्योर को ढूंढना उसका मिशन है। वो क्योर जो आने वाले फ्यूचर में खून की नदियां बहा देगा। उसने डिसाइड किया कि सिर्फ वायु योंग और बाल ही इस मिशन के लिए ट्रस्टवर्दी है। उसका सर्वेंट पूछता है, हम बर्फ में क्या ढूंढ रहे हैं? तो सेओहो एक दूर के स्पॉट की तरफ इशारा करता है और बोलता है, वहां पर है। उसने स्पेसिफिकली बताया एक मिरेक्युलस फ्रूट के बारे में, प्योर आइस पीच, एक ऐसा फ्रूट जिसमें इमेंस यिन एनर्जी होती है, जो 10,000 साल पुराने आइस जिनसेंग के बराबर होती है। यंग एम शॉक हो जाता है ये नाम सुनकर और पूछता है, ये क्या है? सेओहो एक्सप्लेन करता है, ये मिरेकल मेडिसिन है जो मेरी यूनिक कंडीशन का ट्रीटमेंट करेगा। यंग एम कंसर्न दिखाता है, एक अननोन मेडिसिन लेना रिस्की होगा, हमारे पास ऑलरेडी मिरेकल मेडिसिन है। लेकिन सेओहो क्लैरिफाई करता है, नॉर्मल मेडिसिन मेरे लिए काम नहीं करती क्योंकि मेरी कंडीशन अलग है। फिर उसने अपनी रियल कंडीशन रिवील की, मिस्टीरियस ड्रैगन स्टार बॉडी, एक रेयर फिजिकल स्टेट जिसमें एक इंसान के अंदर एक्सट्रीम यिन एनर्जी होती है। अगर ये किसी लड़की के पास हो तो वो मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंच सकती है, लेकिन लड़कों के लिए ये उनकी यांग एनर्जी से क्लैश करता है और अर्ली डेथ लाता है। इस फेट से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, एडोलेसेंस के दौरान यिन एनर्जी से भरे मिरेकल मेडिसिन को लेना, जिससे बॉडी का एनर्जी फ्लो प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म हो। सेओहो ने समझाया कि अपने पिछले जन्म में उसने ये बात बहुत देर से समझी थी और तब तक प्योर आइस पीच प्राप्त करना नामुमकिन हो गया था। उसके बॉडीगार्ड ने उससे और डिटेल्स मांगने की कोशिश की, लेकिन सेओहो ने मना कर दिया और कहा कि सिर्फ एक बार उस पर भरोसा करे, बिना किसी सवाल के। उसने पर्सनल तरीके से विनती की, जिससे यंग मान गया
हालांकि वो सेओहो के जिद्दी स्वभाव से परेशान था। यंग एम तुरंत वो फ्रूट लेने चला गया, जबकि सेओहो शांत खड़ा सोच रहा था कि काश वो इतना शक्तिशाली बन जाए कि उसका बॉडीगार्ड कभी अपनी जान न दे उसके लिए। कुछ दिन बाद सेओहो को असामान्य ऊर्जा से भरा हुआ देखा गया। वो पैलेस स्टाफ को एक ब्राइट गुड मॉर्निंग के साथ ग्रीट कर रहा था। हालांकि कुछ लोग ठंडे रिस्पॉन्स दे रहे थे, सबको ये बात समझ आ गई थी कि सेओहो पहले से काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो गया था और उसका बॉडीगार्ड भी अब थक चुका था। हाल की ट्रिप के कारण उसे सर्दी लग गई थी। पैलेस स्टाफ ने नोटिस किया कि सेओहो में कई बड़े चेंजेस आए थे। एक एंथुजियास्टिक लड़की ने कहा कि उसका चेहरा भी बदल गया है और अब वो सबसे हैंडसम आदमी लगता है। दूसरे लोगों ने उसकी बोलने की नई स्टाइल पर कमेंट किया, जो उसकी एज से ज्यादा मैच्योर लग रही थी। उस लड़की ने कहा कि वो अब ज्यादा काइंड और वाइज लगता है, जिससे सब लोग थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगे। बॉडीगार्ड ने सबको डांटा कि गॉसिप बंद करो और काम पर ध्यान दो। थोड़ी देर बाद यह क्लियर हो गया कि सेओहो ने मिरेक्युलस फ्रूट कंज्यूम किया था, जिसने उसकी बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था और उसकी एनर्जी और स्ट्रेंथ को काफी बूस्ट किया था। जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ तो उसने अपने बॉडीगार्ड और सर्वेंट को बोला कि यह बात सीक्रेट रहे। हालांकि दोनों को पता चल गया था कि कुछ ड्रामेटिक बदलाव हुआ है, चाहे सेओहो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। जब यंग एम, बॉडीगार्ड और सर्वेंट बात कर रहे थे, तब यंग एम ने मजाक में कहा कि जब तक सेओहो हेल्दी है सब ठीक है, लेकिन अगर वो दोबारा बीमार पड़ा तो वो उसे मार डालेगा। फाइनेंस विंग में ऑफिशियल वायु चंगी स्पीचलेस हो गया जब उसने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट्स देखे। वो शॉक में कुछ बोल ही नहीं पाया और बार बार पूछता रहा कि सेओहो ने सिर्फ 2 घंटों में इतना सब कुछ कैसे कंप्लीट कर दिया। उसके सामने एक मैसिव पाइल थी पेपर्स और फाइल्स की, जिसे कंप्लीट करने में कम से कम 2 दिन लगते। ऑफिशियल ने एक डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक किया, शक करते हुए कि सेओहो ने सब कुछ सही किया भी है या नहीं, और कहा कि यह काम तो कम से कम 2 दिन लगता है। सेओहो ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कामली जवाब दिया कि उसने सब कुछ स्क्रैच से नहीं लिखा, सिर्फ समरीज लिखी है, और स्माइल करते हुए बोला कि इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर वो रिग्रेट कर रहा था कि उसे थोड़ा बिगिनर बनकर दिखाना चाहिए था, क्योंकि उसके पिछले जन के एक्सपीरियंस की वजह से वो इतना काम आसानी से कर गया। उस मोमेंट पर फाइनेंस ऑफिशियल ने उससे रिस्पेक्टफुली यंग मास्टर कहकर एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देना शुरू किया। उसने बोला कि उसकी बातें शायद थोड़ी हर्ष लगें, लेकिन फाइनेंस विंग का हर छोटा काम भी बड़ी केयर से करना चाहिए। उसने ऐड किया कि ग्रुप में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का फ्लो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के ब्लड फ्लो जैसा है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक हुई तो डिजास्टर हो सकता है। सेओहो ने ऑफिशियल के हिंट को समझा और सोचा कि क्या ऑफिशियल ये समझ रहा है कि उसने ये काम केयरलेसली किया या गलत तरीके से। सच में ऑफिशियल ने ब्लंटली जवाब दिया कि सेओहो ने यह काम काफी ज्यादा क्विकली कंप्लीट किया, जिससे उसके मन में शक पैदा हुआ। ऑफिशियल को एक पहले वाले इंसिडेंट की भी याद आई, जिसमें सेओहो काम के दौरान सो गया था और इंटरनल अफेयर्स के हेड को पंच कर दिया था, जिससे उसका डाउट और भी बढ़ गया। सेओहो ने क्लियरली ऑफिशियल के एक्सप्रेशन को नोटिस किया और समझा कि वो उसकी एबिलिटी पर डाउट कर रहा है। उसने सोचा कि ऑफिशियल के थॉट्स उसके लिए काफी ऑब्वियस है। तभी सेओहो ने कॉन्फिडेंटली डिसाइड किया कि वो एक बेट प्रपोज करेगा अपने काम की करेक्टनेस प्रूव करने के लिए। ऑफिशियल ने सरप्राइज में पूछा कि किस टाइप की बेट। सेओहो ने कहा कि वो ये डॉक्यूमेंट्स तुरंत इंटरनल अफेयर्स के हेड यूजुआ के पास ले जाएगा और प्रपोज किया कि बेट करें कि वो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट। ऑफिशियल हंसा और बोला कि वो सर्टन है कि हेड ऑफ इंटरनल अफेयर्स इस पर फ्यूरियस होगा, लेकिन उसने बेट एक्सेप्ट कर ली, कहकर कि सेओहो को एक लेसन देने की जरूरत है जिससे उसका एरोगेंस कम हो। उसने पूछा कि वेजर क्या है। सेओहो ने जवाब दिया कि लूजर को बाकी दिन का सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, और मजाक में ऐड किया कि लूजर को सेरेमनी में, जो उसके बड़े भाई के नए पोजीशन का अनाउंसमेंट होगा,
शून्य एरो 2 डांस भी करना पड़ेगा। ऑफिशियल इस अजीब वेजर को सुन के शॉक्ड हो गया और सोचने लगा कि क्या सेओहो मजाक कर रहा है या सीरियसली बोल रहा है। लेकिन उसने बेट एक्सेप्ट कर ली, चैलेंज करते हुए कि सेओहो पीछे न हटेगा। सेओ ने भी इंथुजियाज्म के साथ हाँ बोल दी। तभी फाइनेंस विंग का एक और मेंबर असंग ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, कहकर कि वो ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। फाइनेंस ऑफिशियल ने गुस्से में चिल्ला के उससे बोला कि वो इंटरफियर न करे। ये 2 आदमियों की लड़ाई है। ये बात असंग को डीपली अफेक्ट करती है, जो प्रोटेस्ट करता है कि वो उनका सीनियर और हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है। उसके बाद सेओहो और फाइनेंस ऑफिशियल तुरंत युजुआ के पास गए, जो इंटरनल अफेयर्स का हेड था, ताकि बेट का फैसला हो। जब हेड ने डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसने सीरियसली पूछा कि क्या सेओ ने सच में ये सारे पेपर्स खुद कंप्लीट किए हैं, कहकर कि विंग लीडर्स भी ये टास्क नहीं कर पाते। सेओ ने कॉन्फिडेंटली और कामली स्माइल की, जबकि फाइनेंस ऑफिशियल के चेहरे पर शॉक क्लियरली दिख रहा था। फाइनेंस ऑफिशियल ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया और हेड से रिक्वेस्ट की कि वो डॉक्यूमेंट्स को दोबारा केयरफुली रिव्यू करे, इंसिस्ट करते हुए कि जरूर कोई गलती है। वायु चंगयुई, फाइनेंस ऑफिशियल, गुस्से में शाउट करने लगा और डिसबिलीफ में चिल्लाया कि यंग मास्टर, जो अभी काम सीखना शुरू किया है, वो इतना स्किलफुली सब कुछ कैसे कर सकता है। इंटरनल अफेयर्स के हेड यूजुआक ने गुस्से में उसके सिर पर जोर से मारा और सार्कास्टिकली बोला कि क्या उसकी ग्लासेस सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। तब तक सेओ शांत खड़ा था, सोचता हुआ कि वायु चंगुई में स्किल की कमी नहीं थी, लेकिन हेड ऑफ इंटरनल अफेयर्स यू के स्टैंडर्ड्स बेहद हाई थे। तभी सेओ ने वायु चंगुई के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसी के साथ कहा कि वो उसकी प्रॉमिस्ड 0-2 डांस देखने के लिए एक्साइटेड है। वायु चंगुई ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन सेओहो बस रूम से चला गया, पीछे डोर बंद करते हुए। बाद में सेओहो काफी खुश नजर आया, अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही एक इरिटेटेड आवाज से इंटरप्ट हो गई, जो कह रही थी कि वो बड़ा ही अनोइंग तरीके से खुश लग रहा है। आवाज ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि सेओहो हमेशा अपने मां बाप और बड़े भाई के लिए परेशानी बन जाता है, और अब भी बिना किसी फिक्र के हंसी मजाक में लगा है। आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि उसका दूसरा भाई यू जिनहो था, जिसने गुस्से से सेओहो को एक्सट्रीमली अनोइंग पर्सन कहा। सेओहो एकदम से रुक गया। उसके दिमाग में अपने प्रीवियस लाइफ का वो डरावना सीन आ गया, जिसमें उसका भाई जिन्हो मर चुका था। ये याद उसके दिल को छू गई और वो थोड़ा सैड महसूस करने लगा। उसने चुपचाप अपने भाई की तरफ देखा और धीरे से उसका नाम लिया, जिन्हो। जिन्हो थोड़ा हैरान हो गया उसके काम और जेंटल एक्सप्रेशन को देखकर। उसने थोड़ा नर्वस होकर पूछा, अचानक से इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो? मरना है क्या? सेओहो याद करता है कि इस समय उसका और जिन्हो का रिश्ता काफी बिगड़ा हुआ था, इसलिए जिन्हो का रिएक्शन नेचुरल था। फिर जिन्हो ने सीरियसली कहा कि वो नहीं चाहता था कि सेओहो ट्रेड बिजनेस सीखे, क्योंकि उसकी हेल्थ की वजह से सबको परेशानी होती है और उनके पिता भी चिंतित हो जाते हैं। सेओ ने अंदर ही अंदर माना कि जिन्हो की बात सही थी। जिन्हो ने उसे वार्न किया कि जब वो अपने पिता से मिले तो बीमारी का नाटक न करे, और अगर वो दोबारा बेहोश हुआ जैसे पिछली बार, तो वो खुद उसे मार डालेगा। सेओ ने मुस्कुराते हुए वादा किया कि वो केयरफुल रहेगा और पहले जैसी गलती नहीं दोहराएगा। जिन्होंने ठंडे लहजे में कहा कि वो उसे पसंद नहीं करता, और गुस्से में रूम का दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। ये था सेओ का पहला मुलाकात अपने पिता और भाइयों के साथ, अपने पास्ट में वापस आने के बाद। जब वो चल रहा था तो उसका कैन नीचे गिर गया और उसने एक मोमेंट के लिए पॉज किया। वो अपने आप से मुस्कुराते हुए सोचता है कि अब समय आ गया है कि सबको अपनी असली ताकत दिखाए। अचानक उसके दिमाग में पास्ट लाइफ का एक और मेमोरी फ्लैश हुआ, जब फाइनेंस विंग में आग लग गई थी। उस इंसिडेंट में एक जूनियर ऑफिशियल की मौत हो गई थी।
और सभी डॉक्यूमेंट्स जलकर राख हो गए थे, जो ग्रुप के लिए एक बड़ा लॉस था। सेओ ने रियलाइज किया कि वो आग कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई थी। एक प्लान्ड आर्सन था। वो तुरंत फाइनेंस विंग गया, जहां वायु चंगुई अब भी काम में बिजी था। सेओ ने डिसाइड किया कि वो आजादी से और बोल्ड डिसीजंस लेगा, ताकि वो डिजास्टर दोबारा न हो। वायु चंगुई ने उसकी नजर फील करके इरिटेबली पूछा, तू ऐसे घूर क्यों रहा है? सेओ बस मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं, मैं अंदर जा रहा हूं। उस मोमेंट पे सेओ ने तय किया कि अगर वो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट को रोकना चाहता है, तो लोगों के नजरिए को बदलना होगा। शाम को यूनी ट्रेडिंग ग्रुप का परिवार एक टेबल के आसपास बैठा था, जहां खाना लगा हुआ था और एटमॉस्फेयर काफी शांत था। सबसे बड़ा भाई यू योहो ने अपने छोटे भाई यू जिन्हो से पूछा कि सनसेट विंग में काम कैसा चल रहा है, और बताया कि ब्रीज विंग से ये काफी अलग है। जिन्होंने क्लियरली जवाब दिया कि सनसेट विंग का काम उसके लिए इजी है, क्योंकि उसे फिजिकल काम पसंद है, माइंड से ज्यादा। सबसे छोटा सेओ चुपचाप सुन रहा था, बिना कुछ बोले। तब बड़े भाई ने उससे पूछा कि क्या उसने फाइनेंस विंग में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। सेओ ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया कि हाँ। बड़े भाई ने जेंटली कहा कि वो जल्दी न करे और धीरे धीरे सीखे और अपने आप को थकाए नहीं। सेओ ने उसे विश्वास दिलाया कि वो अपनी लिमिट्स को जानता है और उनके अंदर ही काम करता है। उसने याद किया कि उसका बड़ा भाई पहले भी हमेशा काइंड और सपोर्टिव था। फिर अचानक एक दर्द भरी मेमोरी उसके दिमाग में आ गई, उसके बड़े भाई की मौत। वो सीन इतना दर्दनाक था कि उसने डिसाइड किया कि इस जिंदगी में वो ऐसा सीन कभी नहीं देखना चाहता। तभी जिन्होंने अचानक बात काट दी और सार्केस्टिकली कहा कि लिमिट्स की बात कर रहा है वो बंदा जो बेड पर लेटा रहता है और दवाइयां खाता रहता है। बड़े भाई ने तुरंत जिन्हो को डांटा कि वो छोटे भाई से ऐसे बात ना करे, लेकिन जिन्हो अभी भी गुस्से में था। उसने कहा कि सेओहो का एरोगेंस और सेल्फ अवेयरनेस की कमी सिर्फ बड़े भाई की ओवर प्रोटेक्शन की वजह से है। फिर उसने गुस्से से कहा, हम सब अपने आप को थका रहे हैं एक ऐसे इंसान के लिए जो सिर्फ फैमिली पे बोझ है। बड़े भाई ने गुस्से में कहा कि जिन्हो हद से ज्यादा बोल रहा है, लेकिन जिन्हो ने डिफेंड करते हुए कहा, सब जानते हैं कि सेओ की हालत क्या है। वो इतना वीक है कि खून थूकता है और छड़ी के बिना चल भी नहीं सकता, तो ऐसे में वो ग्रुप के लिए क्या काम करेगा? सेओ के मन में कितनी भी मैच्योरिटी थी। उसके भाई के हर्ष वर्ड्स ने उसे डीपली हर्ट किया, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो सिचुएशन से भागेगा नहीं। उसने अचानक जिन्हो की तरफ देखा और उसका नाम फर्मली लिया। जिन्हो। जिन्हो ने गुस्से से कहा, मुझे इस तरह मत बुला। सेओ ने कामली कहा कि वो डिस्कशन यही खत्म कर देना चाहिए और रिमाइंड कराया कि उनके पिता आने वाले हैं और वो ये सीन देखकर नाराज होंगे। बड़े भाई ने अग्री करते हुए कहा, सबको शांत हो जाना चाहिए। मीनवाइल बड़े भाई अपने छोटे भाई के बिहेवियर को लेकर कंफ्यूज था। कुछ तो अलग लग रहा था आज उसमें। उसकी सोच तभी रुकी जब सर्वेंट ने अनाउंस किया कि उनके पिता आ गए हैं। सेओ ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे पे टेंशन थी। उनके पिता रूम में आए और बोले कि वो मीटिंग में बिजी थे, इसलिए लेट हो गए। बड़े भाई ने स्माइल करते हुए कहा कि हम तो अभी आ ही थे, कोई बात नहीं। लेकिन पिता ने तुरंत सेओ का लाल चेहरा नोटिस किया और परेशान होकर पूछा, बेटा तबीयत तो ठीक है? कुछ हुआ क्या? सेओ ने जवाब देना स्टार्ट किया, नर्वस और एम्बेरस्ड फील करते हुए कहा कि वो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके चेहरे का लालपन उसके उस पास्ट मेमोरी की वजह से था, जिसमें उसने अपने पिता को मरते हुए देखा था। उसने विविडली अपने पिता का वो लास्ट मोमेंट याद किया। उस वक्त उसके पिता ने महसूस किया कि उसका बेटा कुछ कहना चाहता है। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? सेओ एक मोमेंट के लिए रुका,
इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसने अपने आप से कहा, ये मेरे पिता हैं, वो नहीं जो मैंने पास्ट लाइफ में देखे थे। उसने अपने दिल को शांत करने की कोशिश की और रैशनली सोचने लगा। वो अपने आप को याद दिलाता है, जो कुछ भी मैंने पिछली जिंदगी में देखा वो अभी नहीं हुआ है। मुझे सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने लगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद उसने हल्की सी मुस्कान के साथ माना कि उसके पापा ने उसकी फीलिंग्स समझ ली थी और उसने साफ साफ कहा कि उसे वाकई में एक जरूरी बात करनी है। उसके पिता और बड़े भाई दोनों इस सडन कॉन्फेशन से हैरान रह गए और पिता ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, उससे क्लैरिफिकेशन की उम्मीद करते हुए। फिर उन्होंने उसे कहा कि वो चुपचाप बैठ जाए ताकि बात की जा सके और सेओ ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। सेओ ने अपने पिता को उस पुरानी बातचीत की याद दिलाई जो उस वक्त हुई थी जब उसने फाइनेंस विंग में ट्रेनिंग शुरू की थी। उस समय पिता ने कहा था कि उसके कमजोर शरीर की वजह से उसे सिर्फ बिजनेस का जनरल ओवरव्यू दिया जाएगा, लेकिन पूरी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। पर अब सेओ ने गंभीरता से सवाल किया कि क्या यह सिस्टम सही है। उसने कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे विंग के मेंबर्स को लीड करना होगा। उसका भाई जिन्हो उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसके भाई का एटीट्यूड अचानक से इतना कैसे बदल गया। पिता ने माना कि जो सेओ कह रहा है उसमें सच्चाई है और फिर सीधे पूछा कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। सेओ ने पूरी फर्मनेस के साथ जवाब दिया कि वो बाकियों की तरह सभी टास्क्स लेना चाहता है, इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स। लेकिन पिता ने उसका रिक्वेस्ट साफ और सख्ती से रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल साफ कहा कि वो इसकी इजाजत नहीं देंगे। सेओ इस सडन रिजेक्शन से शॉक में आ गया, लेकिन उसने खुद को जल्दी संभाला और अपने पिता से पूछा कि क्या ये इनकार कुछ ज्यादा हर्ष नहीं है। पिता ने और भी सख्ती से जवाब दिया कि कुछ चीजें सिंपली मुमकिन नहीं होती, खासकर नाइट शिफ्ट्स जो पूरी रात जागने और सिक्योरिटी मैनेज करने की मांग करती है, और ये सब सेओ की हेल्थ कंडीशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। पिता ने सख्ती से कहा कि सेओ बाकी सारे टास्क कर सकता है, लेकिन नाइट शिफ्ट पूरी तरह से फॉरबिडन है। लेकिन सेओ ने इंटरनली इस डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में जो फायर होने वाला है उसे रोकने के लिए उसका फाइनेंस विंग में उस रात मौजूद होना जरूरी है। इसलिए सेओ ने इस डिसीजन को चैलेंज करने का फैसला किया और अपने पिता से कहा कि अगर वो ये प्रूव कर दे कि वो नाइट शिफ्ट झेल सकता है तो क्या उसके पिता उसे इजाजत देंगे। पिता थोड़ा हैरान हुए, फिर सार्केस्टिक हंसी के साथ पूछा कि वो भला ऐसा कैसे प्रूव करेगा। सेओ ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि वो अपने भाई जिन्हो के साथ स्पारिंग मैच लड़ेगा। ये सुनकर सभी हैरान रह गए, खासकर उसका बड़ा भाई जो पूरा स्टंट था। पिता भी विजिबली टेकन अबैक हो गए इस अजीब और अनएक्सपेक्टेड सजेशन से। उधर जिन्हो गुस्से में एक्सप्लोड हो गया और तेज नजरों से देखते हुए चिल्लाया, क्या वो पागल हो गया है। सेओ के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई और उसने अपने भाई जिन्हो से पूछा, क्या वो हारने से डर रहा है। सबसे बड़े भाई युंगो ने हस्तक्षेप किया और शार्पली पूछा कि सेओ का मतलब क्या है। सेओ ने कामली जवाब दिया और एक्सप्लेन किया कि चूंकि सभी लोग उसकी हेल्थ को लेकर वरीड है, उनकी चिंता दूर करना भी एक तरह का फिलियल ड्यूटी है। सेओ ने आगे बताया कि उसे पता है जिन्हो अभी अभी फर्स्ट क्लास फाइटर बना है और अगर वो उसका सामना झेल सकता है तो ये प्रूव होगा कि वो फाइनेंस विंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकता है। जिन्हो सेओ की बातों से थोड़ा प्रभावित हुआ और इंटरनली माना कि उसका रीजनिंग साउंड है। फिर उसने अपने पिता से उन्हें लड़ने की इजाजत देने की रिक्वेस्ट की। सबसे बड़े भाई ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जिन्हो ने जल्दी से बात काट दी और पिता से सीधे परमिशन मांगी और पिता ने क्वाइटली अग्री कर लिया। युंगहो को अपने पिता के डिसीजन पर हैरानी हुई,
लेकिन पिता ने अपने स्टांस पर जोर देते हुए कहा कि सेओहो को अपने वर्ड्स और एक्शंस की जिम्मेदारी उठानी सीखनी चाहिए। पिता ने विजडम से कहा कि हर किसी को किसी न किसी पॉइंट पर ट्रायल्स फेस करने होते हैं और अब यही सही समय है सेओहो को टेस्ट करने का। सेओहो ने नोट किया कि उसके पिता को पूरा भरोसा है कि वो जिन्हों से नहीं जीत सकता और ये बात उसे नेचुरल लगी। पिता ने मैच की कंडीशंस क्लैरिफाई की। उन्होंने कहा कि सेओहो और जिन्हों के बीच गैप बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सेओहो सिर्फ एक और आधा राउंड सर्वाइव कर ले तो उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स। उन्होंने पूछा, क्या वो ये कर सकता है? सेओहो ने रिस्पेक्टफुली झुककर धन्यवाद दिया कि उन्हें ये मौका दिया गया। सबसे बड़े भाई युंगहो बहुत ज्यादा वरिद दिख रहे थे और इस स्थिति की सीरियसनेस की वजह से बार बार साय कर रहे थे। युंगहो ने अपने छोटे भाई को सलाह दी कि अगर फाइट ज्यादा डेंजरस हो जाए तो सरेंडर कर देना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होगी। लेकिन सेओहो ने कामली और कॉन्फिडेंटली कहा कि उसे सरेंडर करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। उधर जिन्हों का एक्सप्रेशन तेजी से बदल रहा था। वो बहुत ज्यादा एंग्री और इंटेंस हो गया था। मैच ट्रेनिंग ग्राउंड के वाइड ओपन एरिया में शुरू हुआ, जहां सेओहो और जिन्हों आमने सामने खड़े थे। वहां मौजूद गार्ड्स और सोल्जर्स सरप्राइज थे कि सेओहो फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, क्योंकि कुछ ही समय पहले तक वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। सेओहो ने सबको काम रहने का इशारा करते हुए हल्की मुस्कान दी। एक सर्वेंट ने बॉडीगार्ड यंगैम को रियश्योर करने की कोशिश की कि सेओहो ठीक रहेगा और विश किया कि सच में ऐसा हो। इधर सबसे बड़े भाई युंगहो अपने पिता के पास खड़े थे और उनसे पूछा, क्या आप सेओहो को लेकर वरीड हैं? पिता ने कामली जवाब दिया कि उन्हें चिंता की कोई वजह नहीं दिख रही। युंगहो ने एक्सप्रेस किया कि जिन्हों हमेशा से सेओहो को लाइटली लेता था, तो शायद फाइट में वो उस पर हार जा सकता है। पिता ने चुपचाप उसकी बातों पर सोचा। अब इवेंट्स शुरू हुए डिसाइसिव कॉन्फ्रंटेशन के साथ, जहां छोटा भाई सेओहो कॉन्फिडेंटली और कामली खड़ा था, इनिशियली बस ऑब्जर्व करने का फैसला करते हुए। दूसरी तरफ उसका भाई जिन्हों सीरियस और एंग्री मूड में पूरी तरह रेडी था। कुछ गार्ड्स और सोल्जर्स को इस सडन ड्यूअल पर इतनी हैरानी हुई कि उन्हें लगा कि शायद पूरा परिवार ही पागल हो गया है। बॉडीगार्ड को सेओहो का काम और प्रोवोकेटिव बिहेवियर देखकर बहुत अनईजी फीलिंग हुई। उसे ऐसा लगा जैसे शायद किसी मिस्टेरियस पावर ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। फिर उनके पिता यून गिलोंग ने एक क्लियर ऑर्डर दिया कि ड्रम्स बजाकर मैच शुरू किया जाए। गार्ड इंचार्ज ने एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछा, लेकिन बॉडीगार्ड ने थोड़ी हेजिटेशन के बाद ऑर्डर मान लिया और दिल से चाहा कि शायद छोटा भाई जीत जाए। जिन्हों फाइट के लिए गुस्से में तैयार हो गया। उसने हर्ष वर्ड्स में अपने भाई को कहा कि वो अपनी रील जगह नहीं पहचानता। उसने कहा कि सेओहो स्पॉइल्ड बच्चा है, जिसे हमेशा प्यार और अटेंशन मिला, जिसने उसे ये इल्यूजन दे दिया कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो सकता है। उसी समय सेओहो भी काम और कॉन्फिडेंट तरीके से अपने भाई के अटैक का जवाब देने के लिए तैयार हो रहा था। जिन्होंने इंटरनली डिक्लेयर किया कि वो उसे एक हर्ष लेसन सिखाएगा एज द एल्डर ब्रदर। फिर उसने एक स्ट्रॉन्ग अटैक लॉन्च किया और तभी जिन्हों को अपने बचपन की एक याद अचानक याद आई, जब सभी लोग मजाक करते थे कि वो अपने छोटे भाई से नजरें नहीं हटा पाता क्योंकि वो उसे एडमायर करता था। फिर एक और मेमोरी आई, जब उसने पहली बार अपने छोटे भाई का हाथ छुआ था और उनके पिता ने कहा था कि उसका भाई बहुत छोटा है और उसे हमेशा उसकी केयर करनी चाहिए। जिन्होंने उस समय अपने भाई को एक बच्चे की तरह देखा था, पिता की बातों को सुनते हुए। लेकिन अब जिन्होंने अपने मन में इस जिम्मेदारी को जोर से रिजेक्ट कर दिया, सोचता हुआ कि उसे हमेशा अपने छोटे भाई का ध्यान क्यों रखना पड़ता है। उसने गुस्से में यह भी सोचा कि उनके पिता ने हमेशा उससे और बड़े भाई से अच्छे बड़े भाई जैसे बर्ताव की उम्मीद की।
जबकि सीओओ हमेशा एक बेटा होने के फर्ज में ग्लत था, जिन्होंने तय कर लिया कि अब वो और टॉलरेट नहीं करेगा और भी तेज अटैक लॉन्च किया। दूसरी तरफ सीओओ बिल्कुल शांत रहा और सीरियसली सोचता रहा कि उसे अपने भाई के अटैक को काउंटर करने के लिए किस तरह की ताकत लगानी पड़ेगी। इसी मोमेंट पर सीओओ ने एक एडवांस्ड ड्यूलिंग टेक्निक इस्तेमाल की, स्नो ड्रैगन स्टेप्स, जो इतनी तेज और हल्केपन से भरी थी कि सब लोग हैरान रह गए। जिन्हों बिल्कुल शॉक हो गया। वो अपने छोटे भाई की मूवमेंट्स को फॉलो तक नहीं कर पा रहा था और कंफ्यूज होने लगा। उनके पिता, बड़े भाई और गार्ड्स सभी सीओओ की अनएक्सपेक्टेड स्किल से स्टन थे। तभी सीओओ अचानक अपने मूवमेंट के दौरान गिर गया, जिससे सब लोग सरप्राइज हो गए। सीओओ ने एक थोड़ा कॉमिकल अंदाज में बोला कि वो बस एक टेक्निक ट्राई कर रहा था जो उसने अभी अभी पढ़ी थी, पर गलती से गिर गया। उसने मजाक में कहा कि मैं तो लकी हूं कि अटैक बच गया। जिन्हों अपने भाई के इस प्रोवोकेटिव बिहेवियर से और भी गुस्से में आ गया, सोचता हुआ कि क्या वो मजाक कर रहा है। फिर जिन्हों ने और भी स्पीड और पावर के साथ अटैक किया, लेकिन सीओओ ने हर बार आसानी से और शांति के साथ डॉज किया। इस दौरान फादर और बड़े भाई के चेहरे पर कंफ्यूजन और एस्टॉनिशमेंट साफ दिख रही थी। बड़े भाई ने फादर से हैरानी में पूछा, ये लड़का ये सब कैसे कर रहा है? फादर को याद आया कि उसने जिन्हों से कहा था कि अपने छोटे भाई के शब्दों को अंडर एस्टिमेट न करें, और समझाया था कि सीओओ बिना सोचे समझे ऐसी चैलेंज नहीं देता। फादर ने अपने मन में कंफर्म किया कि उनका छोटा बेटा सीओओ यूं ही ट्रेडिंग ग्रुप के इतिहास का सबसे बड़ा टैलेंट है। फिर भी फादर सीओओ के फाइट लेवल से सरप्राइज थे, स्पेशली जबकि जिन्हों अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ से नहीं लड़ा था। फादर अमेज हो गए कि सीओओ अब तक एंड्योर कर पा रहा था एक फर्स्ट क्लास फाइटर के अगेंस्ट, जबकि उसके पहले बैलेंस प्रॉब्लम्स भी थे। फादर ने सोचा कि अगर सीओओ किसी रियल मास्टर के अंडर ट्रेन करे तो वो कितना स्ट्रांग बन सकता है। पर इस वक्त फादर को चिंता सीओओ के लिए नहीं, बल्कि जिन्हों के लिए थी, जो एक्सट्रीम एजिटेशन में था। जिन्हों डीपली फ्रस्ट्रेटेड था, सोचता हुआ कि वो अपने छोटे भाई को एक भी हिट क्यों नहीं कर पा रहा। अचानक जिन्हों को याद आया कि सब लोग सीओओ को ग्रुप का ग्रेटेस्ट जीनियस कहते थे, जो उसके गुस्से और कंफ्यूजन को और बढ़ा गया। फिर जिन्हों को एक पुरानी याद आई, जब उसने देखा था कि उसका छोटा भाई सीओओ बहुत बीमार हो गया था और खून थूक रहा था। उस वक्त वो उसके लिए डरे हुए दूर से देख रहा था। तब उनके पिता ने कहा था कि अब वो खुद ट्रेनिंग नहीं दे सकते और सीओओ को एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड के अंडर भेजना पड़ेगा। जिन्होंने विरोध किया था, कहता हुआ कि वो खुद ट्रेनिंग लेना चाहता है, पर पिता ने फर्मली मना कर दिया था और कहा था कि उसका छोटा भाई अब बहुत बीमार है और तुम अब बड़े भाई हो, जिम्मेदार हो। तब सीओओ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। जब जिन्होंने घबराकर पूछा कि क्या हुआ, तो लोगों ने बताया कि इंटरनल ब्लीडिंग रोकनी पड़ेगी तुरंत, और पूछा कि ये हुआ कैसे। तब जिन्हों जोर जोर से रो रहा था, गिल्ट में कांप रहा था, जब पता चला कि उसने गलती से अपने भाई को एक ऐसा एलिक्सर पिला दिया था जिसमें यांग एनर्जी थी, जिसने कंडीशन और खराब कर दी। जिन्होंने अपने पिता से माफी मांगी, कहता हुआ कि उसने सिर्फ चाहा था कि भाई जल्दी ठीक हो जाए, पर पिता ने गुस्से में उसे जोर से दूर हटा दिया, बिना कुछ बोले। जिन्हों शॉक में बैठ गया जब उसके पिता ने उसे इग्नोर कर दिया। तब जिन्होंने डॉक्टर्स को बात करते सुना, कहते हुए कि अगर सीओओ बच भी गया तो उसके इंटरनल इंजरीज बहुत सीरियस होंगी। ये सब पेनफुल मेमोरीज जिन्हों के मन में वापस आ गई, जिससे उसका गुस्सा और गिल्ट दोनों बढ़ गए। अभी चल रहे फाइट के दौरान भी जिन्हों अपने मन में सीओओ को ब्लेम दे रहा था, कहता हुआ कि सब प्रॉब्लम्स उसकी जन्म से ही कमजोर बॉडी की वजह से शुरू हुई थी। इतने सारे इमोशंस के साथ जब उनकी वेपन्स टकराईं, तब सीओओ ने शांत चेहरे के साथ कहा, फैमिली एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। सीओओ ने कामली एक्सप्लेन किया कि भाई बहनों के रिश्तों की ताकत की वजह से
कभी कभी उनके बीच ग्रजेस होना नेचुरल है, चाहे पूरी जिंदगी एक साथ बिताई हो। जिन्हो उसकी बात सुनकर अस्टॉनिश्ड रह गया और इंडिग्नेंटली पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? सीओओ ने शांति से जवाब दिया कि ये तो बस एक पीस ऑफ विजडम है जो उसने कहीं सुना था। पर जिन्हो को कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसने फिर से फियर्स अटैक लॉन्च किया। इसी वक्त बड़े भाई ने घबराहट से पूछा, ड्यूअल खत्म होने में कितना समय बचा है? बॉडीगार्ड ने नर्वसली जवाब दिया, सिर्फ 9 सेकंड्स। जिन्हो ने अपना एक्सट्रीम एंगर दिखाया और अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज की। जिन्होंने गुस्से और एजिटेशन में सीओओ से कहा, तुम अपनी बेकार बातें करते जा रहे हो, अब सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। बड़े भाई ने यह देखकर शॉक में चिल्लाया और मैच रोकने की कोशिश की। जोर से चिल्लाया कि मैच रोको। वो तुरंत रुक गया और अपने इमोशंस को साइड में रख दिया। लेकिन जिन्होंने नहीं सुना और पूरे फोर्स और हिंसा के साथ अटैक लॉन्च कर दिया। उस मोमेंट पर सेओ ने बिल्कुल शांति से अपने आप से कहा कि जिन्हो को असली सच का अब तक पता ही नहीं है। फिर सेओ को अपने पिछले जन्म की बात याद आई, जब उसके भाई ने उससे कहा था कि परिवार के रिश्ते बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और नफरत दिल में तब तक बनी रहती है जब तक उसे समझा न जाए, चाहे वो अपनों के बीच ही क्यों न हो। जिन्हो अपनी यादों में डूबा रहा, सोचता रहा कि जब कोई व्यक्ति नफरत के साथ लंबे समय तक जीता है तो वो असल वजह भूल जाता है। उसने समझाया कि उसकी सेओ के लिए नफरत भी कुछ ऐसी ही थी। उसने बताया कि उसके अंदर गहरी बेचैनी, गुस्सा और गिल्ट एक साथ था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया और परिवार ने हमेशा सेओ को उसके ऊपर तरजीह दी। एक दर्दनाक याद के पल में जिन्होंने अपने छोटे भाई सेओ से माफी मांगी, कहते हुए कि उसे माफ कर दे, क्योंकि उसके जज्बात उसके जीवन भर उसे तकलीफ देते रहे, जबकि वो कभी भी सेओ की गलती नहीं थी। फिर एक अंतिम दर्दनाक सीन में जिन्होंने अंदर ही अंदर अपने भाई सेओ से कहा कि वो उसे कभी भी माफ न करे, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। सेओ रियलिटी में वापस आया जब जिन्हो उस पर चार्ज कर रहा था और जिन्हो अचानक सोचने लगा, ये सब सिर्फ सेओ की गलती कैसे हो सकती है? अपने फियर्स चार्ज के बीच में भी उसने अपने मन में बार बार यही सवाल दोहराया, ये सब सिर्फ उसकी गलती कैसे हो सकती है? अचानक ही सेओ ने अपना हथियार गिरा दिया और जानबूझकर खुद को सीधा अटैक करने दिया, डिक्लेयर करते हुए कि वो सब पास्ट में इमैच्योर थे। ये एक्शन देखकर सब लोग शॉक और हैरान रह गए, फादर और एल्डेस्ट ब्रदर भी। जिन्हो बिल्कुल स्टन रह गया जब उसने देखा कि सेओ ने जानबूझकर अपना वेपन छोड़ दिया। लेकिन सेओ ने शांति से मुस्कुराते हुए जिन्हो से कहा कि उसका अभी का अटैक वही था जो उसने स्टार्टिंग में किया था, चाहे उसमें पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी ऐड की गई हो। सेओ ने अंदर ही अंदर सोचा कि वो जिन्हो को उसके किए के लिए माफ नहीं कर सकता, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कॉन्फ्रंटेशन यही खत्म कर देना चाहिए। जिन्हो स्टन्ड और फ्रोजन खड़ा रहा, दोबारा अटैक नहीं कर पाया, सोचता रहा कि सेओ ने क्या किया। इस दौरान गार्ड्स और एल्डेस्ट ब्रदर इतने ज्यादा स्टन थे कि बॉडीगार्ड ने अपने हाथ में आर ग्लास तक नहीं देखा शॉक के कारण। लेकिन उसने जल्दी ही अनाउंस किया कि टाइम खत्म हो चुका है और 10 मिनट मैच में कोई क्लियर विनर नहीं है। इसलिए उसने पूछा कि बैट किसने जीता। तब सेओ आगे आया कॉन्फिडेंटली और खुद को विनर डिक्लेयर किया, यंगेस्ट मास्टर के रूप में अपने बारे में बोलते हुए। सीन शिफ्ट होता है फाइनेंस विंग में, जहां ऑफिशियल्स सेओ की विक्ट्री की न्यूज डिस्कस कर रहे होते हैं, जो अब तक पब्लिक से सीक्रेट थी। जब वो ऑफिशियल सेओ के प्रिपेयर किए गए पेपर्स देख रहे होते हैं, उनमें से एक बहुत इंप्रेस्ड होता है उसकी ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी देखकर। फिर एक स्लाई लुक के साथ उस ऑफिशियल ने सजेस्ट किया कि सेओ को उसका पर्सनल असिस्टेंट बना देना चाहिए और उससे 24 घंटे काम करवाया जाए। सीन एंड होता है जिन्हो के ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहां वो अकेला ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को स्ट्रेंथ के थ्रू निकालने की कोशिश करता है। जिन्हो जोर से स्वॉर्ड स्विंग करता है
अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन और एंगर को वेंट आउट करने की कोशिश करता है, जो उसके यंगर ब्रदर यू सेओ के कॉन्फ्रंटेशन के बाद उसके अंदर जमा हो गया था। ट्रेनिंग के दौरान जिन्हों को दर्दनाक लम्हे याद आते हैं, जब उसका छोटा भाई सीरियस इलनेस से गुजरा था और बिस्तर पर पड़ा था। ये सब देखकर उसके पुराने हेल्पलेसनेस और गिल्ट के जज्बात वापस लौट आते हैं। जिन्हों को एक और सीन याद आता है, जब सब लोग एंग्शियस थे उसके बीमार भाई के आसपास और वो दूर से बस देख रहा था, कुछ भी नहीं कर पाया। इसी बीच सेओहो खुद से कामली बात करता है, कहता है कि फैमिली रिलेशनशिप्स हमेशा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जिन्होंने गुस्से, थकान और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर उसने खुद से ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि वो बहुत गुस्से में था, लेकिन इस गुस्से के बीच उसे अपने छोटे भाई का सामना करने के बाद एक अजीब सा रिलीफ भी महसूस हुआ। उसके बाद जिन्हों एक मेड के पास गया और पूछा कि उसका छोटा भाई सेओहो इस वक्त क्या कर रहा है। मेड ने नर्वसली रिप्लाई दिया कि सेओहो को हेड ऑफ इंटरनल अफेयर्स ले गया है। जिन्हों हैरान हो गया और रीजन समझने की कोशिश करने लगा। तब सीन कट होता है और दिखाता है कि सेओहो एक बंद कमरे में खड़ा है, जहां उसे सिचुएशन थोड़ी अजीब लग रही होती है। तब हेड ऑफ इंटरनल अफेयर्स यूजुआक थोड़ा सा स्माइल करते हुए एंटर करता है और कहता है कि एक रूमर है कि सेओहो अब फाइनली रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट करेगा। सेओहो थोड़ा नर्वस होकर जवाब देता है कि टेक्निकली ये बात सही है, लेकिन वो सोचता है कि क्या कुछ गलत है। अगले ही मोमेंट में यूजुआक का असिस्टेंट जो योंग एंटर करता है, एक इंसान को उठाए हुए जो जोर जोर से चिल्लाता है और वायलेंटली रेजिस्ट करता है। तब यूजुआक एक विकेड स्माइल के साथ अनाउंस करता है कि सेओहो अब से ऑफिशियली उसका असिस्टेंट है और ये डिसीजन यूनिट ट्रेडिंग ग्रुप के हेड ने अप्रूव किया है, तो अब रेजिस्ट करना बेकार है। इसी मोमेंट पर सेओहो को पिछले जम की याद आती है, जहां यूजुआक की डेथ का रीजन ओवरवर्क और सीवियर एग्जॉशन था। यूजुआक सेओहो को उसके टास्क्स एक्सप्लेन करता है, जिसमें ग्रुप का फाइनेंस मैनेज करना, डॉक्यूमेंट्स और लोन्स रिव्यू करना, बजट्स और वीकली रिपोर्ट्स तैयार करना शामिल होता है। ये सब एक मैसिव बर्डन था। सेओहो एक्सट्रीमली शॉक था उस वर्कलोड को देखकर जो उसके सामने था। यूजुआक का असिस्टेंट जो योंग उसे रियश्योर करने की कोशिश करता है, काइंडली कहता है कि इतना टेंशन मत लो, थोड़ी देर में तुम्हें भी ये काम मजा देने लगेगा जैसे मुझे देता है। लेकिन सेओहो कॉन्फिडेंटली रिफ्यूज करता है, इंसिस्ट करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। सेओहो प्राइवेटली समझाता है कि अगर उसने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली तो वो रात के पहले ऑफिस से कभी नहीं निकल पाएगा और अपना मेन मिशन फाइनेंस विंग में होने वाली आग को रोकना पूरा नहीं कर पाएगा। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में उसने देखा था कि यूजुआक का पहला असिस्टेंट थकान के मारे, डर के मारे भाग गया था और उसके साथ भी वही हो सकता है। सेओहो अंदर ही अंदर बहुत डरे हुए महसूस करता है कि कहीं उसका भी एंड वही ना हो। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कुछ भी करके इस आउटकम को अवॉइड करेगा। सेओ ने यूजुआक को एड्रेस किया और उससे ये पोजीशन रिजेक्ट करने के लिए समझाने की कोशिश की। फिर सेओ ने अपनी बात रखनी शुरू की, कहते हुए कि ही बिलीव्ड कि ट्रेनिंग का असली गोल सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि मैनेजमेंट ऑपरेशंस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेना होता है, और उसने अपनी ट्रेनिंग सिर्फ 2 दिन पहले स्टार्ट की थी। सेओ ने हेड ऑफ इंटरनल अफेयर्स को सजेस्ट किया कि पोजीशन के लिए किसी और ज्यादा कैपेबल इंसान को चूज करना बेटर होगा, और स्ट्रेस किया कि वो सिर्फ रूटीन टास्क्स सीखना चाहता है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता। यूजुआक थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, स्पेशली जब सेओ ने मेंशन किया कि हेड ऑफ इंटरनल अफेयर्स का असिस्टेंट यूजुअली नाइट शिफ्ट्स नहीं लेता, जबकि नाइट वर्क ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का कोर होता है, जहां स्टाफ की असली मुश्किलें सामने आती है। यूजुआक ने कहा कि उसे परफेक्टली समझ आ गया है जो सेओ कहना चाहता है, और उसका शुक्रिया अदा किया एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराकर अनाउंस करता है कि सेओ को रूटीन टास्क्स के साथ साथ नाइट शिफ्ट्स भी लेने पड़ेंगे।
ये सुनकर सेओहो फिर से शॉक्ड और टेरिफाइड फील करता है। हेड ऑफ इंटरनल अफेयर्स यूजुआ के नए ड्यूटीज अनाउंस करते ही सेओहो पैनिक में आकर तुरंत भागने का डिसीजन लेता है। इस पर गार्ड्स तुरंत चिल्लाते हैं और उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यूने ट्रेडिंग ग्रुप के सिल्वर वाइंड आर्म्ड स्क्वाड के मेंबर्स ने सेओहो को जोर से पकड़ लिया और भागने से रोक दिया। 3 दिन बाद एक अनाउंसमेंट लगी जिसमें नाइट शिफ्ट पर असाइंड लोगों के नाम थे, वायु चंग यूई और यू सेओहो। जब सेओहो ने ये अनाउंसमेंट देखा तो उसे याद आया कि आज की रात ही वो रात है जब फाइनेंस विंग में बड़ी आग लगी थी। उसी वक्त वायु चंग यूई वहां आया, एक डॉक्यूमेंट फोकस के साथ पढ़ते हुए। सेओहो ने उसकी प्रेजेंस नोटिस की और तुरंत याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में वायु चंग यूई की डेथ भी नाइट शिफ्ट के दौरान हुई थी और उसे सुकून मिला कि वो डिटेल उसे क्लियरली याद थी। लेकिन उस वक्त वो इतना एग्जॉस्टेड था काम के प्रेशर से कि उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा सिर्फ सोने की चाहत के वजह से। सेओ ने बताया कि उसे फोर्स किया गया था वार्मथ पिल्स लेने के लिए जो यूने ग्रुप के मर्चेंट्स यूज करते हैं अवेक रहने के लिए। इस वजह से उसे लगता था कि वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है रोज। हालांकि उसने जो इंटरनल एनर्जी प्योर आई स्पीड से गेन की थी, उसने फटीग और एग्जॉशन से जल्दी रिकवर होने में मदद की। फिर भी वर्कलोड इतना बढ़ता जा रहा था कि उसे लगा या तो उसका वहम है या फिर यूजुआ जानबूझकर उसे काम में डुबा रहा है। मीनवाइल सेओ ने खुद से याद दिलाया कि उसे इस जगह से जल्दी निकलना होगा आज रात के बाद, वरना वो भी यू के असिस्टेंट जो योंग जैसे वर्कहोलिक बन जाएगा जो हमेशा और काम मांगती थी। सेओ ने वायु चंग यूई से कहा कि वो उस पर डिपेंड कर रहा है इस नाइट शिफ्ट में। चंग यूई ने कामली रिप्लाई किया कि वो भी सेओ पर डिपेंड कर रहा है। सेओ ने सोचा कि सबसे पहले तो उसे ये रात सेफली निकालनी होगी। लेट नाइट जब सेओ काम कर रहा था, उसने नोटिस किया कि वायु चंगुई आया और सजेस्ट किया कि वो दोनों शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले चाय पिए। सेओ ने मना कर दिया, बोला कि वो ठीक है और बिना ड्रिंक के रहना प्रेफर करता है। दोनों फिर चुपचाप कुछ देर तक काम करते रहे। तभी सेओ ने साइलेंस तोड़ते हुए वायु चंग डब्ल्यूआई से पूछा कि क्या उसे उससे कुछ कहना है। वायु चंग डब्ल्यूआई ने रिप्लाई किया कि उसे समझ नहीं आया सेओ क्या कह रहा था, और सेओ ने उसे एश्योरेंस दिया कि कुछ खास नहीं है। उसके बाद वायु चंगुई ने डिसाइड किया कि वो अकेला इंस्पेक्शन राउंड पे जाएगा, जो सेओ को थोड़ा सरप्राइज लगा। जब चंग यूई चला गया, सेओ ने अपनी बॉडीगार्ड यंग एम को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अस्यूम किया वो सो रही होगी। अचानक यंग एम एक ऊंची जगह पर बैठी मिली, जिसे देखकर सेओ को हैरानी हुई। उसने जेंटली पूछा कि क्या वो नीचे आके चाय पीना चाहेगी। यंग एम ने ऑफर पे सरप्राइज दिखाया, लेकिन खुशी से मान गई। जब यंग ने चाय पी तो उसे टेस्ट कड़वा लगा और उसने सेओ को ब्लेम किया कि चाय ज्यादा उबल गई है। लेकिन जल्दी ही सेडेटिव का इफेक्ट आया और वो जमीन पर सो गई। सेओ खड़ा देख रहा था और कामली बोला कि उसे यकीन था चाय में स्लीपिंग एजेंट था। वो खुद भी बहुत टायर्ड महसूस कर रहा था और चाहा कि काश वो भी यंग जैसे सो पाता, लेकिन एग्जॉशन के बावजूद उसने डिसाइड किया कि वो खुद इंस्पेक्शन राउंड स्टार्ट करेगा। उस मोमेंट एक मिस्टीरियस फिगर फाइनेंस विंग में छुप के घूम रहा था। सेओ ने डिसाइड कर लिया था कि आज रात वो आर्सनिस्ट को पकड़ के रहेगा। जब वो आदमी मूव कर रहा था, उसके हाथ से कुछ जमीन पर गिरा और एक हल्की सी आवाज हुई। जब उसने मैच जला के आग लगाने की कोशिश की, तभी सेओ ने पीछे से सरप्राइज अटैक किया और कहा, तुम तो बड़े एंथुजियास्टिक लग रहे हो। वो मिस्टीरियस आदमी शॉक हो गया सेओ की सडन अपीयरेंस से, लेकिन सेओ ने तुरंत और तेज मूव से उसके हाथ से जला हुआ मैच छीन लिया। सेओ ने मैच को देखा और बोला, बिल्कुल ऑयल पर जलती आग जैसा है। उसने आदमी का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसने आग लगाने की सारी तैयारी कर ली थी। फिर सेओ ने उस आदमी को उसका असली नाम लेकर बुलाया, रिवीलिंग कि वो ओंग है, विंग का एक मेंबर। ये सुनकर ओंग शॉक हो गया।
फिर गुस्से में आकर उसने पूछा कि सेओहो ने कैसे उसकी आइडेंटिटी जान ली। सेओहो ने सार्केस्टिकली मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मैं कहूं कि मैंने फ्यूचर से जाना तो मानोगे? ओंग ने सीरियस टोन में बोला कि वो समझ गया है कि सेओहो सच नहीं बताएगा। और सेओहो ने फिर सार्केस्टिकली रिप्लाई दिया, क्या यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी? सेओहो ने कूल टोन में समझाया कि असली बात यह है कि उसने ओंग को रंगे हाथों पकड़ लिया है जब वो जगह में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी ओंग हिस्टेरिकल लाफ्टर में फूट पड़ा और माना कि सेओहो सही था। उसने माना कि सेओहो के इंटेलिजेंस के बारे में जो अफवाहें थी वो शायद सही ही थी। लेकिन अचानक उसने एक छुरी निकाली और विकेट स्माइल के साथ पूछा, क्या तुम यहां अकेले आए हो? सेओहो ने टीजिंग टोन में उसे बुलाकर रिप्लाई किया कि वो अभी भी सिंगल था, जो ओंग को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है और वो चिल्लाते हुए सेओहो पर हमला कर देता है, मर जा। इस बीच वायु चंगुई कही और इंस्पेक्शन कर रहा होता है, हाथ में लैंटर्न लेकर। उसे थोड़ा सा शक होता है और उसे वो पुरानी बात याद आती है जो उसकी सेओ के साथ हुई थी। जब सेओ ने पूछा था कि क्या उसके दिल में कुछ कहने को है, लेकिन तब चंग यूई ने इनकार कर दिया था। सीन फिर से चंग यूई पर आता है, जो अब सीधे सेओ से पूछता है कि उसने अपना काम इतनी जल्दी कैसे खत्म कर लिया। चंगुई हैरान होकर बताता है कि उसने फाइनेंस विंग में 3 साल से भी ज्यादा काम किया है, लेकिन कभी भी वो काम ऐसे खत्म नहीं कर पाया जैसे सेओ ने सिर्फ 2 दिन में किया। फिर उसने पूछा कि सेओ ने कौन सी मैजिक यूज की है। सेओ मजाक में कहता है कि क्या इसी वजह से तुम्हारा मेरे प्रति कोल्ड बिहेवियर है? चंगुई थोड़ा इरिटेट हो जाता है और इंसिस्ट करता है कि वो कोल्ड नहीं है। सेओहो कामली रिप्लाई करता है कि उसे खुद में कुछ खास नहीं लगता, बस वो सिर्फ काम खत्म करने की जगह ये भी समझने की कोशिश करता है कि हेड ऑफ इंटरनल अफेयर्स का इरादा क्या होता है इन कामों के पीछे। कॉन्वर्सेशन के बीच में यू सेओहो हल्की सी हंसी के साथ कहता है कि वो एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा है और एक्सप्लेन करता है कि ये बातें उसने अपने फादर से सीखी है। चंग यूई फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ रिस्पेक्ट भी दिखाता है सेओहो की रिमार्केबल एबिलिटीज की वजह से। सेओहो कामली कहता है कि ये फीलिंग्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मोटिवेशन बन सकती है। चंगुई मुस्कुराते हुए कहता है कि ये भी उसने अपने फादर से ही सीखा है और डिसाइड करता है कि वो अपना इंस्पेक्शन राउंड शुरू करेगा। सेओ सोचता है कि क्या चंगुई अकेला जाएगा, तो चंगुई कहता है कि हां, ऐसा ही बेटर होगा। जब चंगुई आसपास घूमता है तो वो सोचता है कि एक बिगिनर जैसे सेओहो कैसे सबको सरप्राइज कर सकता है, और ये भी सोचता है कि क्या यूनाइटेड ट्रेडिंग ग्रुप का फ्यूचर सच में सेओहो के हाथों में है। ये फील करते हुए उसे याद आता है कि सेओहो कभी कभी कितना अनोइंग हो सकता है। चंगुई डिसाइड करता है कि वो चाय पिएगा अपने आप को शांत करने के लिए, लेकिन उसे पछतावा होता है कि उसने पहले सेओ की ऑफर की हुई चाय नहीं पी। जब वो अपनी चाय पीता है तो उसे एक यूटेंसिल पर ऑयली स्टेन्स दिखाई देते हैं, जो उसका ध्यान खींच लेते हैं और उसे कंसर्न होता है। दूसरी तरफ सेओ और ओंग के बीच कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस हो गया होता है। ओंग फियर्स हमला करता है, लेकिन सेओ आसानी से उसका हमला फेंड ऑफ कर लेता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि जिन्हों से पहले लड़ाई के बाद ये फाइट तो काफी इजी लग रही है। फिर वो स्नो ड्रैगन आर्ट का एक एडवांस्ड मार्शल टेक्निक यूज करता है जिसका नाम है बैम्बू स्ट्राइक, और फाइट को एफर्टलेसली कंप्लीट करता है। ओंग कंप्लीटली शॉक होता है सेओहो की हाई लेवल स्किल्स से और सोचता है कि जिस इंसान को हमेशा बीमार और फिजिकली वीक माना जाता था, वो कैसे इतनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी रख सकता है। ब्लोज खाते हुए भी ओंग समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे लग रहा था जैसे ये कोई ड्रीम हो। सीन शिफ्ट होता है ओंग के पास्ट में, जहां वो एक मिजरेबल और एमलेस लाइफ जी रहा होता है। वो एंजाइटी से ट्रेम्बलिंग कंडीशन में महजोंग खेलता है और महसूस करता है कि उसकी लाइफ वर्थलेस है। एक मोमेंट ऑफ डिस्पेयर में वो डिसाइड करता है कि मीनिंगलेस लाइफ जीने के बजाय वो अपनी सारी उम्मीद एक महजोंग टाइल पर लगा देगा, लेकिन वो फिर से हार जाता है
जो उसे फ्यूरियस बना देता है और वो दूसरे प्लेयर्स पर चीटिंग और गेम रिग करने का इल्जाम लगा देता है। ओंग फिर खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाता है मार खाने के बाद और रिफ्लेक्ट करता है अपनी वर्थलेस लाइफ पर। अचानक एक मिस्टीरियस इंसान आता है, उसका मजाक उड़ाता है और उसे वॉरियर आ कहकर बुलाते हुए कहता है कि वो कितनी मिजरेबल कंडीशन में है। ओंग प्लीड करता है कि वो पैसे वापस दे देगा और याद दिलाता है कि वो यही ट्रेडिंग ग्रुप के फाइनेंस विंग का मेंबर है और दोबारा पैसा कमा सकता है। मिस्टीरियस आदमी अग्री करता है और उसकी कॉम्पिटेंस को एक्सेप्ट करते हुए एक नई ऑफर देता है कि वो मिलकर काम करें। जब ओंग अनकॉन्शियस होने लगता है तो उसे सब कुछ मीनिंगलेस लगता है और वो कंप्लीट डिस्पेयर में डूब जाता है। लेकिन जैसे ही वो कंप्लीटली पास आउट होने लगता है, उसी वक्त सेओहो उसे जोर से मारते हुए चीखता है कि तुम्हें अभी बेहोश होने की इजाजत नहीं है। यू सेओहो तब ओंग से इंटेरोगेशन कर रहा होता है, जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहा होता है और जोर जोर से खांस रहा होता है। सेओहो एक फ्राइटनिंग टोन में उससे कहता है कि वो अब इंसान नहीं रहा। फिर सेओहो उससे एक्सप्लेन करता है कि जब मार पड़ रही हो तो सिर्फ सच बोलना चाहिए और पूछता है कि क्या उसने ये समझा। लेकिन ओंग तुरंत जवाब नहीं देता, जिससे सेओहो फिर से डिमांड करता है कि क्लियरली जवाब दो। थोड़ी देर बाद स्पेसिफिकली 4 या 5 बजे सुबह सेओ आउटर कोर्टयार्ड में खड़ा होता है, दूसरे लीडर्स और मेंबर्स को एड्रेस करते हुए। वो उनसे माफी मांगता है कि इतनी सुबह उन्हें डिस्टर्ब किया और उनसे कहता है कि उनके पास रीजन है। सेओहो उनसे एक्सप्लेन करता है कि उन्हें मैसेज मिल गया होगा कि जो आदमी फाइनेंस विंग में आग लगाने की कोशिश कर रहा था उसे पकड़ लिया गया है। इसी बीच ओंग एक ट्री से बंधा हुआ लटका होता है, हवा में झूलता हुआ, एक टेरिफाइंग वार्निंग सीन। सेओहो कंफर्म करता है कि इन्वेस्टिगेशन से यह क्लियर हुआ है कि ऑपरेशन लोटस हाउस ऑफ कॉटसन्स द्वारा कंडक्ट किया गया था। वो ऐड करता है कि ब्रीज विंग के हेड जैकू ब्योंगचू का वाटर व्हील बहुत हेल्पफुल रहा ओंग से पूरा सच उगलवाने में। ओंग कंप्लीटली कोलैप्स में होता है और बेग करता है कि बस उसे मार दिया जाए। तभी सेओहो के फादर अपीयर करते हैं और सीरियसली और कामली पूछते हैं कि क्या लोटस हाउस ऑफ कॉटसन्स ही इस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेओ कमेंट करता है कि उसे पूरा यकीन है कि ओंग ने डीपली बिट्रेयल महसूस किया होगा। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि द लोटस हाउस ऑफ कॉटसन्स हुबे रीजन के 5 सबसे बड़े कॉटसन हाउसेज में से एक था और इसका यूने ग्रुप के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस कनेक्शन था। ब्रीज विंग के हेड जॉग बोंगचू ने ऐड किया कि लोटस हाउस पर ग्रुप का काफी बड़ा उधार है और हो सकता है उन्होंने उस उधार के सबूत को मिटाने के लिए आग लगाई हो। सनसेट विंग की हेड यू दैमी ने कहा कि अगर यह प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो असली मुलजिम का पता लगाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि कई लोगों ने ग्रुप से उधार लिया हुआ था। एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड और सिल्वर वाइन स्क्वाड के लीडर गो इलबोंग ने अपना रिलीफ एक्सप्रेस किया कि सब कुछ शांति से खत्म हुआ। सेओहो चुपचाप खड़ा था, पिछले हादसे को याद करते हुए, जबकि दूसरे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर सेओ ने फायर डिटेक्ट न की होती तो सभी लोग सोए हुए खतरे में आ जाते। सेओहो अंदर ही अंदर ये जानता था कि गार्ड वायु चंगी मर चुका होता अगर उसने उसे ड्रग वाली चाय पीने से न रोका होता, जो उसे गहरी नींद में डाल देती। सेओ ने लोगों की तारीफ काट दी और कहा कि अब अगली प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। गो इलबोंग ने नोट किया कि इतने यंग होने के बावजूद सेओ में कोई एरोगेंस नहीं है और वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट मैटर्स पे आता है। यू दैमी भी उसकी कामनेस से इंप्रेस थी, इतने सीरियस सिचुएशन में भी। तभी इंटरनल अफेयर्स के हेड यूजुआक ने सेओ से रिक्वेस्ट की कि असोंग को पेड़ से उतार दिया जाए, क्योंकि वो उसे ऐसे लटका हुआ देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आखिर वो अभी भी एक इंसान है। सेओहो थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसने ऐसे वर्ड्स यूजुआक से एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन फिर भी अग्री कर गया। जब असोंग को नीचे उतारा गया तो एक व्यक्ति ने उसकी हालत पूछी और यूजुआक की काइंडनेस की तारीफ की, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए यूजुआक ने असोंग को जोर से मारा
और कहा कि अगर वो होश में है तो और मार खाने के लिए भी तैयार है। उसने गुस्से में बताया कि उसके वजह से उसे पूरी रात काम करना पड़ा। यू सेओ ने उन्हें ट्रेडिंग ग्रुप के लीडर्स और मेंबर्स के सामने एक प्लान प्रपोज किया कि वो खुद ही फाइनेंस विंग को आग लगा दे। यूजुआक शॉक में था और चिल्लाया, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड गो इलबोंग ने सबको शांत किया और कहा कि ये उसका काम का जगह है तो उसकी बात सुनी जाए। सनसेट विंग की यू दैमी ने कहा कि ये प्लान इंप्रेसिव है। सेओ ने समझाया कि सच को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। झूठ सच को कंफ्यूज करता है और झूठा असली को। उसने फर्दर क्लैरिफाई किया कि अगर लोटस हाउस को यह लगे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ है तो वो अपने असली इरादे एक्सपोज करेंगे। बाकी सब लीडर्स अग्री हो गए, सिर्फ यूजुआक को यह पागलपन लगा। मेजॉरिटी के सपोर्ट से प्लान अप्रूव हो गया और फाइनेंस विंग में असली आग लगा दी गई। जब विंग जल रहा था, सेओहो कामली और कॉन्फिडेंटली वहां से चला गया, जबकि यूजुआक शॉक में चिल्ला रहा था। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बॉडीगार्ड यंग एम ऑलरेडी फायर से दूर सेफ जगह रखे गए थे। सेओहो बिल्डिंग को जलते हुए देख रहा था, जैसे उसकी प्रीवियस लाइफ में हुआ था, लेकिन इस बार उसके पास कंट्रोल था। उसने खुद से कहा कि यह आग डाउनफॉल नहीं, बल्कि ग्रुप की सक्सेस की तरफ एक कदम है। फिर भी उसे यूजुआक के लिए थोड़ी सी पिटी महसूस हुई, जो कोलैप्स कर गया था रिकंस्ट्रक्शन के खर्चों को लेकर परेशान होकर। उसके बाद सेओ ने अपने एक वर्कर से पूछा कि लोटस हाउस का उधार का डेडलाइन कब है। वर्कर ने बताया, नेक्स्ट मंथ, स्पेसिफिकली बूददास बर्थडे। सेओ मुस्कराया और कहा कि तब तक ये प्रॉब्लम लटकाई रहेगी और फंड किसी और सोर्स से रेज किया जाएगा। एक महीने बाद हुबे रीजन के सबसे बड़े कॉटसन हाउसेज में से एक में कुछ लोग उन्हें ट्रेडिंग ग्रुप के फायर के बारे में बात कर रहे थे। सब लोग हैरान थे कि फायर का रीजन क्या था। एक ने सुना था कि लोटस हाउस से जुड़ी सारी कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स उस फायर में जल गए थे। दूसरे ने अस्यूम किया कि ग्रुप ने फायर का यूज एक्सक्यूज बना के उधार से बचने की कोशिश की। उस मोमेंट पे लोटस हाउस का चीफ मैनेजर एसईओ सो चंग अपीयर हुआ, बहुत गुस्से में, और बोला कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जल जाने से उधार से छुटकारा नहीं मिलता। फिर उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही मैटर में इंटरवीन करेगा और हाउस मास्टर से मिलने गया, लेकिन अंदर जाके वो शॉक्ड रह गया क्योंकि हाउस मास्टर कॉटसन से घिरा हुआ था। कोचिंग बहुत गुस्से में था और उसने हाउस मास्टर से गुस्से में पूछा कि क्या वो फिर से वही सब कर रहा है जो प्रीवियस मास्टर ने मना किया था। लेकिन हाउस मास्टर ने उसे काट दिया और कहा कि सीधा मुद्दा बताओ। तब हाउस मास्टर बेग बाक ने थ्रेट देते हुए बोला कि उसकी बातें सुन के तो उसका खून करने का मन हो रहा है। अंदर ही अंदर एसईओ सो चंग ने डिसाइड कर लिया कि उसे रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि हाउस मास्टर एक निकम्मा आदमी है। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और डायरेक्टली बोला कि उसने सुना है कि वो यूने ग्रुप का उधार चुकाने का प्लान नहीं बना रहा, जबकि डॉक्यूमेंट्स के जलने से वो ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होता। लोटस हाउस का मास्टर बेगबाक इंडिफरेंट दिख रहा था और कैजुअली बोला कि उधार काफी टाइम पहले ड्यू था और अगर यूने ग्रुप को कोई दिक्कत होती तो वो अब तक कुछ कर चुके होते। फिर उसने अपने मैनेजर को रूम छोड़ने को कहा, लेकिन एसईओ सो चंग हेजिटेट कर गया और अपोज किया। बोला कि अभी तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। बेगबाक फिर से चिल्लाया कि तुरंत निकल जाओ। एसईओ सो चंग ने इमोशनल होकर प्रोटेस्ट किया। बोला कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।